नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो मसालों के व्यापार से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक पर जाकर खत्म हुआ। ये कहानी है भारत में ब्रिटिश राज की, एक ऐसा दौर जिसने लगभग 200 सालों तक इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत को एक नया मोड़ दे दिया। तो सोचिए, एक तरफ इरादा क्या था? बस मसालों और कपड़ों का थोड़ा बहुत व्यापार करना, और दूसरी तरफ नतीजा, पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत। ये जमीन आसमान का फर्क है ना। एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते देखते शासक बन गई। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए आज इसी बदलाव को समझते हैं। कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, उस मोड़ से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान व्यापार से हटकर सत्ता पर चला गया। देखिए, 1600 में तो ये बस एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी थी। 1613 तक सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री भी लगा ली, और फिर लगभग 150 साल तक धीरे धीरे अपनी पकड़ जमाती रही। लेकिन असली गेम चेंजर था 1757 का प्लासी का युद्ध। इसने सब कुछ बदल के रख दिया। प्लासी का युद्ध, ये एक टर्निंग पॉइंट था। रॉबर्ट क्लाइव की जीत सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, इसने कंपनी को बंगाल जैसे मालामाल प्रांत पर सीधा राजनीतिक कंट्रोल दे दिया, और बस यहीं से कंपनी राज की नींव पड़ गई। लेकिन देखिए, असली ताकत फौजी जीत से नहीं बल्कि दीवानी अधिकारों से मिली। जब 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को टैक्स वसूलने का हक मिल गया ना, तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही। अब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन चुकी थी, जिसके पास अपनी सेना और अपने विस्तार के लिए समझिए अनलिमिटेड पैसा था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पावर को और पक्का करने और भारत की दौलत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या-क्या सिस्टम बनाए। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, बल्कि बहुत ही चालाक राजनीतिक चालें भी थी। जैसे सहायक संधि, इसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी ही हिफाजत के लिए ब्रिटिश सेना का पूरा खर्च उठाना पड़ता था, जिससे वो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो जाते थे। और फिर थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसका राज सीधा कंपनी का हो जाएगा। इस पॉलिसी ने तो कई राज्यों को निगल लिया। अंग्रेजों की आर्थिक पकड़ का जो मेन आधार था ना, वो थी उनकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अलग अलग इलाकों में टैक्स वसूलने के अलग अलग तरीके थे। कहीं जमींदारों के जरिए, कहीं सीधे किसानों से, तो कहीं पूरे के पूरे गांव से। लेकिन मकसद हमेशा एक ही था, ब्रिटिश खजाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना। और इसी पूरे प्रक्रिया को कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निकास। सोचकर देखिए, भारत का पैसा, कच्चा माल, सारे संसाधन लगातार इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन बदले में भारत में कोई इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ये एक वन वे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, जिसने धीरे धीरे भारत को अंदर से खोखला कर दिया। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, जैसे कपड़ा और हैंडीक्राफ्ट, जो कभी पूरी दुनिया में मशहूर थे, वो सब तबाह हो गए। भारत अब बस ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल भेजने वाला और वहां से बना बनाया माल खरीदने वाला एक बाजार बनकर रह गया। एक सदी तक ये सब चलता रहा, शोषण, दमन, और फिर आखिरकार वो ज्वालामुखी फट ही पड़ा। ये वक्त था 1857 के महान विद्रोह का। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी एक वजह थी, वो आखिरी चिंगारी क्या थी, जिसने एक सदी से दबे हुए गुस्से को पूरे देश में फैले एक विद्रोह में बदल दिया। सच तो ये है कि इसकी कोई एक वजह थी ही नहीं, ये कई कारणों का नतीजा था। राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक, सब कुछ। राजा अपनी सत्ता खो रहे थे, किसान अपनी जमीन, और सिपाहियों को लग रहा था कि उनके धर्म और उनकी संस्कृति पर सीधा हमला हो रहा है। इस लड़ाई के कई बड़े चेहरे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक बन गईं। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें विद्रोहियों ने अपना सिंबॉलिक लीडर बना लिया था। और जगदीशपुर के कुंवर सिंह जैसे अनगिनत इलाकाई नेता, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में इस विद्रोह की आग को जलाए रखा। इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत बहुत बड़ा नतीजा निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर अब सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बड़े पैमाने पर होने वाली थी। 1885 एक बहुत ही जरूरी साल था। इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और इसने पहली बार भारतीयों को एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म दिया जहां से वो अपनी मांगें संगठित तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकते थे।
और फिर आए महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई। असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा और आखिर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक इन मूवमेंट्स ने बिना हथियार उठाए ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। लेकिन आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक नहीं था। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के साथ साथ एक और रास्ता भी था, क्रांतिकारियों का। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्य सेन जैसे लोग मानते थे कि पूरी आज़ादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही मिल सकती है, और उनके बलिदान ने भी आज़ादी की आग को हमेशा जलाए रखा। और अब हम इस लंबी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, आज़ादी की सुबह। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया। 200 साल की गुलामी खत्म हुई, लेकिन ये आज़ादी मिली बंटवारे की एक बहुत बड़ी कीमत पर, जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। अंग्रेज रेलवे और एक पॉलिटिकल यूनिटी जैसी चीज़ें तो छोड़ गए, लेकिन साथ ही वो आर्थिक शोषण और समाज में गहरी दरारों की विरासत भी छोड़ गए। तो क्या कोई देश एक साम्राज्य की असली कीमत कभी आंक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में तलाशा जा रहा है।